So hello everyone, welcome to this new session of Topper's Copy Analysis, come a kind of resource extraction series and मेंस brainstorming series जिसमें हम यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं, राइट, स्पेशली जैसे श्रुति शर्मा मैम जैसे हो गए, राइट, जिन्होंने बहुत ही अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है और जिनके कंक्लूजन सबसे बेहतर थे, राइट, तो उनकी टॉपर्स की कॉपीज को हम यहाँ देखते हैं, वो किस तरीके से आंसर्स को ब्रेक करते हैं, राइट, वो क्वेश्चन को कैसे ब्रेक कर रहे हैं, कौन कौन कीवर्ड्स को वो स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहे हैं, हम इन चीजों को यहाँ पे सीखते हैं ताकि हम उन्हीं चीजों को अपने आंसर्स में भी रेप्लिकेट कर पाए। तो जो लोग 2024 का मेंस दे रहे हैं, राइट, दीज आर द सेशंस जो मुझे खुद भी हेल्पफुल होंगे, राइट। पिछले 2 मेंस में मैं इस तरीके की ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाया था, बट दिस टाइम आई हैव थॉट कि मेंस से पहले एवरी डे 1 कॉपी, राइट, एटलीस्ट 3-4 आंसर्स वी विल सी। तो ये श्रुति शर्मा मैम के आंसर्स है, ऊपर के इतनी सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं और साथ में इससे रिवीजन भी होगा। ये सेशंस हेल्पफुल इसलिए भी हैं, साथ में इसमें हमारे कुछ ऐसी चीजों, ऐसे सिलेबस का रिवीजन भी होगा जो कि हम हो सकता है अभी तक कवर ना कर पाए। सो दिस इज व्हाई these सेशंस may prove to be relevant and kind of helpful for you in your mains. So शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज, दो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, availability of lithium remains bottleneck. Okay, so discuss the availability of lithium in India and in the world. Also examine the challenges in promotion of electric mobility in India. Right, तो इसमें बहुत सारे सब कंपोनेंट है। एक ही क्वेश्चन में आपको जो है 2-3 पॉइंट्स अगर एक एक इसमें कंपोनेंट में भी आप लिखेंगे तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं कि भैया अब जो है न्यू टेक्नोलॉजिकल एज में, स्पेशली जैसे ही आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आर ऑफरिंग अ वायबल सॉल्यूशन टू डिक्रीज द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ मोबिलिटी सेक्टर। कुछ इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ना, सिंपल इंट्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ। अब यहाँ पे इस कंपोनेंट को सबसे पहले हमने एड्रेस करना है कि लिथियम एज अब है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ लिथियम एज ए बोटलनेक, कि भैया कितना कम अवेलेबिलिटी है, राइट, वो बोटलनेक क्यों है, सबसे पहले इसे एड्रेस करना है। नंबर 1, लिथियम एक्सट्रैक्शन इज नॉट एन इजी टास्क, राइट, आपको इसे इसके जो मिनरल फॉर्म है, राइट, जो इसका बेसिकली जो सॉल्टी फॉर्म है उससे आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना होता है। सो सबसे पहली बात ये है। दूसरा, कॉस्टली पूरा प्रोसेस है। तीसरा, ग्लोबल अवेलेबिलिटी नहीं है लिथियम की, कहीं कहीं जगह अवेलेबल है और आप इसमें एक वर्ल्ड का मैप बना करके उसके वो वाले पैचेस भी जो है शो कर सकते हैं। बहुत छोटा सा वर्ल्ड का मैप, स्पेशली जैसे एबीसी हो गया, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले एटसेट्रा। तो इस तरीके से इस वाले कंपोनेंट को पहले हम एड्रेस कर सकते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द पीपल है ना, अगर मैं इसे एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा होता तो मेरा दिमाग इतना चलता ही नहीं कि ये भी एड्रेस करना है, तो मैं इसे लीव कर देता सिंपली। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है। देन डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ लिथियम इन इंडिया। फिर इंडिया में बताना है कि इंडिया में लिथियम रिजर्व कहाँ कहाँ है। देखो लास्ट ईयर ना, आई थिंक नाम उसका ये कंफर्म कर लेना, जम्मू कश्मीर के हाईमाना आई थिंक वो नाम है इसका, जितना मुझे याद आ रहा है, तो वहां पे लिथियम रिजर्व मिले थे, राइट। तो अवेलेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि इंडिया में लिथियम नहीं है, बट प्रोडक्शन बहुत कम है ना। हम मोस्ट ऑफ द लिथियम हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। सो दैट इज अ डिफरेंट फैक्टर, बट अवेलेबिलिटी तो है ना। देन वर्ल्ड में, वो तो आपने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अवेलेबिलिटी इन द वर्ल्ड मेनली आपके जो है सबसे ज्यादा जो अवेलेबल है वो अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले में है, ठीक है। चिले के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है, लेकिन सबसे ज्यादा लिथियम माइन कौन करता है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके के फैक्ट आपने इसमें डालने हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके के 2-3 फैक्ट इसमें डाल सकते हैं। चैलेंजेस इन प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया, फिर वो चैलेंजेस इसमें बताने हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सोचिए, अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग चली हुई है, बाकी इनका तो हम देखेंगे कि पॉइंट कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं। नंबर 1 भैया कॉस्टली है, सबसे पहला चैलेंज कॉस्टली है, 25 से 30 लाख का मिलता है। ये आप लिख सकते हैं, ऐसी चीजें कि एवरेज प्राइस ऑफ द लोएस्ट वैल्यूड ई व्हीकल्स 4 व्हीलर इज 25 से 30 लाख, राइट। देन और क्या चैलेंजेस है इसके। दूसरा भैया मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस है कि भैया हाईली कॉम्पिटिटिव नहीं है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, उतने ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स नहीं है इस चीज के, राइट। तीसरा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, जैसे आपकी लिथियम की अवेलेबिलिटी कम है और इसमें तो आपके फिर ठीक है माइक्रोचिप्स भी लगेगी, तो वो चिप की इंडस्ट्री इंडिया में उतना इवॉल्व नहीं हुई है। चौथा, गवर्नमेंट की सब्सिडी उतनी नहीं है ना। बाकी आप लिख सकते हैं कि फेम जो स्कीम है, फास्टर एडॉप्शन ऑफ ठीक है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक्सेट्रा, ये जो फेम स्कीम है, फेम 2.0, ये स्कीम में उतनी ज्यादा आपको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है,
तो ये कुछ चीजें बोल सकते हैं और फिर वे फॉरवर्ड जरूर देना है। जहां पे भी चैलेंजेस लिखेंगे उसे चैलेंजेस के साथ एंड नहीं करना है, वे फॉरवर्ड देना है। तो दिस इज आर ब्रेनस्टॉर्मिंग। कुछ लोगों ने पिछले सेक्शन में बोला था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग बंद करो, दैट वुड बी अ यूजलेस थिंग, दैट वुड बी अ यूजलेस थिंग। पैसिव लर्निंग इज नेवर नेवर गुड, राइट। इनफैक्ट आपको तो पहुंच करके खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें करना चाहिए। लिथियम इज ट्रूली ये क्या है, देखो टॉपर की कॉपी जब पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते हमें कई चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो उसके लिए वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने यहाँ कुछ गोल्ड लिखा हुआ है कि ये इट इज ट्रूली अ गोल्ड ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। येट इट इज स्कार्स सप्लाई, yet it is in scarce supply and hence production being dominated by few countries जैसे चाइना 90% ऑफ इंडियाज imports। यार आई डोंट थिंक कि हम चाइना, खैर हाँ ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि लिथियम का 90, बिकॉज हम ना ऑस्ट्रेलिया से भी लिथियम इंपोर्ट करते हैं। सो ये आपके जैसे जो माइक्रो चिप्स है, चिप इंडस्ट्री, दैट इज डिफरेंट, दैट का इम्पोर्ट इज डिफरेंट, और ये इसका इम्पोर्ट इज डिफरेंट। इनफैक्ट चाइना के पास उतने रिजर्व नहीं है जितने चिली और ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, समझ रहे हो, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना के पास तो अराउंड 10% के आसपास ये दुनिया का प्रोड्यूस करता होगा जितना भी हो, लेकिन फिर भी लिख दिया, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू कंफर्म। ठीक है, ये हमने यहाँ से सीखना है कि टॉपर्स डू नॉट बॉदर टू मच, कुछ भी लिख दो भाई। 80 भी लिखा होता, यहाँ 70 भी लिखा होता ना, तो एग्जामिनर कुछ भी यहाँ पे कंफर्म करने वाला नहीं था। तो यहाँ बताया हुआ है, देखो इन्होंने वर्ल्ड में डिस्पैरिटी बताई हुई है, अवेलेबिलिटी, कि चिले इज द लार्जेस्ट, चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे, ठीक है, यहाँ बोलीविया आना था एक्चुअली, वो भी एबीसी ट्रायंगल, लेकिन फिर भी अगेन एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू बॉदर, यही चीजें यहाँ से सीखनी है। देन इंडियाज ये क्या है, इंडियाज एक्सप्लोरेशन आर इन इनिशियल स्टेज, रिजर्व्स फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, ये हो सकता है कि 2021 में उस टाइम तक हो सकता है कि इसके रिजर्व जे में तब तक फाइंड आउट ना हुए हो ना, पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो यहाँ से हमें ये भी चीज मिल गई, ये नोट कर लो भैया, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है बोलते हैं वहां पे रिजर्व है इसके, है ना, वेनेडियम के रिजर्व भी यहाँ मिले थे। अब अगला क्वेश्चन अगर वेनेडियम पे वो पूछ ले तो ये पता होना चाहिए कि वेनेडियम के यूजेस क्या क्या है, एक दो यूजेस कम से कम, एविएशन इंडस्ट्री में, एलॉय इंडस्ट्री में एटसेट्रा। कुछ एक ऐसी कॉमन चीजें होती है मिनरल की जहाँ वो यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। ये कहाँ, कर्नाटक में भी यहाँ बताया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे मरला गल्ला, ये पता नहीं कौन सा रीजन है, लेकिन कर्नाटक में, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, येट एक्सट्रैक्शन इज स्टिल नॉट फाइनेंशियली वैल्यू। समझ रहे हो, वो कितने सिंपली ये चीजों को लिख रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। चैलेंजेस देखो, 3 चैलेंजेस लिख दिए हैं, लिख के छोड़ दिए फिर। ऐसा नहीं है कि पॉइंट भर भर के ऊपर इन्होंने कुछ लिखे हुए हैं, राइट, एक एक पॉइंट पे सारी चीजें इन्होंने कवर करी। हालांकि हमने ज्यादा पॉइंट डिस्कस किए कि लैक ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे लिथियम बता दिया, वही चीज, चेंजिंग चार्जिंग, वाह, ये चीज हम कैसे भूल गए भाई, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, सबसे बड़ा इशू यही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फास्ट चार्जिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनिशियल कॉस्ट हाईली एक्सपेंसिव, है ना, रिस्ट्रिक्टेड अपर मिडिल क्लास एटसेट्रा। वे फॉरवर्ड इन्होंने यहाँ कंक्लूजन का वे फॉरवर्ड बना दिया कि फेज ठीक है, फेज वाइज अप्रोच बिगिनिंग विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाओ, इन्होंने कोई रेडिकल यहाँ पे सजेशन नहीं दिया। फेज वाइज अप्रोच, भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे पहले इलेक्ट्रीफाई करो, फिर लोग इंस्पायर होंगे, फिर पीएम का विजन ऑफ न्यू इंडिया सिक्योर होगा। देन क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस दैट लेड टू अलायंस ऑफ खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड आल्सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। सीधी बात है, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे सिंपल जैसा ये है। अब शुरू ही इस तरीके से कर सकते हैं कि द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अ लैंडमार्क मूवमेंट इन इंडियाज नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल दैट अलाइंड द द राइट, या फिर दैट अलाइंड द एफर्ट्स of Muslim community as well as the ठीक है परसीव्ड हिंदू डोमिनेटेड आईएनसी, राइट, ऐसे करके कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। हालांकि ये कंक्लूजन सही रहता, ये इस तरीके की चीजें कंक्लूजन सही रहता, सिंपल इंट्रोडक्शन इसमें ये शुरू हो सकता था कि 1920 में ये शुरू हुआ, 1922 तक ये चला, और एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट हमारी हिस्ट्री में रहा है। सिंपल जैसा इंट्रो इसमें सही रहेगा, राइट, सॉरी फॉर द दिस इनिशियल स्टार्ट, ये कंक्लूजन सही है, ये कंक्लूजन सही है कि कम्युनल हार्मनी में इसका बड़ा रोल रहा है, राइट, क्लियर, नंबर 1। तो फिर इसमें कंडीशंस बतानी है कि भैया कौन सी वो कंडीशन थी जिसकी वजह से खिलाफत जो है इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ टिक डाला गया। तो वो क्या क्या कंडीशन थी भैया, टर्की में जो पोस्ट वॉर कंडीशन पैदा हुई, ठीक है, नंबर 1 वो एक खिलाफत का इशू है। नंबर 2, दैट इज गांधीयन अप्रोच, गांधीयन अप्रोच ऑफ मेकिंग अ मूवमेंट सो मच मास मूवमेंट,
समझ रहे हो कि भैया जितने ज्यादा हो सके उतने उतने मासेस इसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो मुस्लिम मासेस को इन्वॉल्व करने का बेहतरीन तरीका था कि खिलाफत मूवमेंट को इसके साथ वो जो है लाए। तीसरा, आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट, कि भैया खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे, राइट, जो जो लीडर्स थे, अली ब्रदर एटसेट्रा, आई थिंक, तो वो लीडर्स दे वर philosophically aligned with the Congress approach of mass movement. So this was also ideological alignment. This was also a condition. फिर इसमें बाकी कंडीशन लिख दो भैया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है सबका कॉमन वो था, रेजिस्टेंस था, वो भी यहाँ पे अपीयर हुआ, राइट। तो नेक्स्ट कई ऐसी चीजें, कुछ एक है ना, कुछ एक ऐसे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जैसे आपके ब्लैक होल का जो ट्रेजेडी नीचे हुआ था, राइट, आपके मापिला रेबिलियन एटसेट्रा। ये सब चीजें भी जो है एक तरीके से ये मूवमेंट को एक साथ बांधे रखी। कुछ एक ऐसे बाकी 3-4 पॉइंट इसमें क्रिएट किया जा सकता है, 15 मार्कर है, तो 6-7 पॉइंट इसमें लिखना ज़रूरी है। फिर इसमें इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, कि फ्यूचर में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा। नंबर 1, मास मूवमेंट की जो हमारी जो एक्सपेरिमेंट था, इट वाज़ हाइली सक्सेसफुल। इसने अगले मूवमेंट्स को भी इंस्पायर किया। नंबर 2, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने हैं। पॉजिटिव तो आप लिख दोगे कि मास मूवमेंट हुआ, है ना, मुस्लिम्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्रिएशन ऑफ न्यू यंग लीडरशिप, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आगे आप जो है इसमें रिवोकेशन का इफेक्ट भी लिखेंगे कि भैया जैसे ही ये रिवोक हुआ उसकी वजह से एक तरीके से जो जो गांधीयन एक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड, जिसकी वजह से जो यंग फैक्शन है ये थोड़ा डिससेटिस्फाई होके इन्होंने अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जिसकी वजह से नई ऑर्गेनाइजेशन का राइज हुआ, एचएसआरए एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके की चीजें है ना जो है हम इसमें लिख सकते हैं, राइट। तो ये दीज आर पॉजिटिव पॉइंट्स, देयर आर नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो। भैया ये जो है ये इसे क्रिटिसाइज ही इस चीज के लिए किया जाता है कि इट हैड ए कम्युनल आउटलुक, अपीसमेंट का आउटलुक, the policy of integrating a religious issue with a political matter that had a communal impact in India, especially in colonial history, जो कि बाद में भी जिसने इन चीजों को इफेक्ट किया। तो अभी स्टार्ट हम इसमें कर सकते हैं कि अलायंस ऑफ खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी एंड अली ब्रदर्स वाज अ ब्रेक थ्रू नेशन वाइड मूवमेंट्स एज अ सब कॉन्टिनेंट। बिल्कुल इन्होंने भी ठीक है सिमिलर जैसी इसमें इंट्रोडक्शन दी हुई है। अब मैं कुछ अलग लाइन में, कंक्लूजन वाली लाइन में चला गया था पहले। देन प्रिवेलिंग कंडीशन, क्या क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से हुआ। इंटरनेशनल, वही चीज, इंटरनेशनल सिचुएशन, ट्रीटी ऑफ सेवर्स इन्होंने यहाँ मेंशन किया, हाईलाइट किया। एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू रीड द एंटायर सेंटेंस, यहाँ लिखा, हाईलाइट किया कि टर्की कोरिस्पॉन्डिंग टू द, ठीक है, ये एंगर ऑफ द इंडियन मुस्लिम। तो ये इन्होंने उसमें लिख दिया कि ट्रीटी ऑफ सेवर्स की वजह से जो जो खलीफा है उसके बहुत सारी लैंड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वेस्टर्न पावर्स ने। देन आपकी जो फ्रीडम स्ट्रगल है, रॉलेट एक्ट, वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी, ठीक है, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बनाने के लिए सत्याग्रह, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा इसे पुश मिला। देन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, रीसेंट डिससेटिस्फेक्शन विद मॉन्टेग्यू, वाओ, हम ये कैसे भूल सकते हैं, हे भगवान, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को हम कैसे भूल सकते हैं, राइट। तो वो इन्होंने लिखा। देन मैच्योरिटी इन मुस्लिम लीडरशिप, ये वही चीज है, आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट एंड मैच्योरिटी इन मुस्लिम लीडरशिप, है ना, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश लॉयल्टी अंडर सैयद अहमद खान। तो ये एक, ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन यार सैयद अहमद खान ना, ये आई डोंट रियली नो कि ये पता नहीं तब तक ये बचे भी थे या नहीं, बट क्योंकि लेटर पार्ट ऑफ सैयद अहमद खान, दिस वाज हाईली क्वेश्चनेबल, later part of his life it was highly questionable because he was highly aligned towards this British loyalty thing, and I need to confirm it वो तब तक थे भी बचे हुए या नहीं, राइट। देन न्यू लीडर्स, यंग लीडर्स जैसे है मौलाना आजाद, अली ब्रदर एटसेट्रा, ये इनका जो है राइज हुआ, वाओ, दिस इज अ ग्रेट पॉइंट। देन वही क्या, कांग्रेस, ये क्या है, कंसिलिएटरी एटीट्यूड सीन इन लखनऊ पैक्ट, वाओ, ये चीज भी हम कैसे भूल गए। भैया जो कंसिलिएटरी, ठीक है, एटीट्यूड है कांग्रेस का, जो लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने किया, इससे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। राइज ऑफ गांधी, वही चीज कि भैया गंगा जमुनी तहजीब एटसेट्रा, इस तरीके के कीवर्ड इन्होंने लिख दिए जो हम मिस कर जाते हैं, जो हम मिस कर भी रहे थे, लेकिन इन्होंने वो चीजें यहाँ पे लिखी। इम्पैक्ट क्या है फ्यूचर के लिए,
फॉर द फर्स्ट टाइम लार्ज मास बेस्ड नेशन वाइड मूवमेंट ये जो है प्रिपेयर हुआ। दूसरा, भैया इससे कॉन्फिडेंस भी आया लोगों को कि कॉलोनियल पावर कैन बी रजिस्टर्ड इवन विद द पीसफुल मीन्स। देन इंक्लूडेड बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदू इन आइडिया ऑफ इंडिया। वाह, ये यहाँ पे हाईलाइट होना था, आइडिया ऑफ इंडिया नेशनलाइज, ठीक है, तो ये जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी आगे देखने को मिला। देन मास इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम ये क्या है, रीजनल सेंटर्स, लखनऊ एटसेट्रा, बरेली एटसेट्रा। देन एमरजेंस ऑफ न्यू लीडर्स, ठीक है, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद एटसेट्रा हुए, तो लीडरशिप में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल हुआ। तो बाकी भी इसमें वो सारे पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किए लिखे जा सकते थे। हाउएवर द ये क्या है, मस्ट नॉट वी मस्ट नॉट ओवरस्टेट इट्स इम्पैक्ट। वन मस्ट नॉट ओवरस्टेट इट्स इम्पैक्ट। क्यों भैया, कम्युनिटी बेस्ड आइडेंटिटी कुड नॉट डेवलप इनटू नेशन बेस्ड स्ट्रगल। कैसे लिखा है इन्होंने कि रिमूवल ऑफ खिलाफत इशू इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स। वाओ, इन्होंने ये भी बताया कि भैया ऐसा नहीं हुआ कि इससे हमारी नेशनल आइडेंटिटी बन गई। क्यों? कि जैसे ही खिलाफत का इशू गया तो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कम हो गया आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। Later communalization of India's policies and growth of true nation theory due to the idea of different interest of both communities। तो इस तरीके से इन्होंने इन चीजों को यहाँ पे लिखा है। Then, thus, the खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एन इम्पोर्टेंट फेज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ऊपर वही चीज नेगेट कर रहे हैं, नीचे लिखा कुड नेवर फुल्ली ट्रांसफॉर्म इनटू ओके ओके लॉन्ग टर्म। ये थोड़ा नेगेटिव इनका कंक्लूजन हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है चलता है। नेक्स्ट, कि present a comparative analysis of interventions of USA and USSR in Vietnam and Afghanistan respectively due to Cold War era. How far do you think that present Afghan crisis is an outcome of Cold War rivalry? ठीक है, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इन चीजों को हम उतना पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी कि यूएसए और यूएसएसआर के जो इंटरवेंशन है वियतनाम और अफगानिस्तान में, इनको कंपेयर कीजिए। तो पहले वियतनाम में करेंगे, फिर अफगानिस्तान में करेंगे, ठीक है। तो शुरू कर सकते हैं कि कोल्ड वॉर को, ठीक है, डिफाइन करके डिस्क्राइब करके हम शुरू कर सकते हैं कि इट वाज बेसिकली अ आइडियोलॉजिकल वॉर, ठीक है। देन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर का इंटरवेंशन इन वियतनाम। तो ये वियतनाम वॉर का हम इसमें रेफरेंस दे सकते हैं कि 1951 के आसपास आई थिंक ये शुरू हुई थी आपके, ठीक है। और यूएसए का इसमें मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट था, और यूएसएसआर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगान जो वियतनाम है उसकी इंडिपेंडेंस को ये जो है सपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें हो ची मिन एटसेट्रा, इन सब लोगों के ठीक है, आप जो इसमें नाम थोड़ा कोट कर सकते हैं कि इनका ये इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है। बाकी इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस किस टाइप से करना है वो मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा है थोड़ा, नेक्स्ट इसमें चेक करेंगे। देन अफगानिस्तान में इसका क्या कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि इनिशियली यूएसएसआर का वहां इंटरवेंशन हुआ, नंबर वन। यूएसए उसको आइडियोलॉजिकली काउंटर करने के लिए वहां पे यूएसए ने अपने प्रॉक्सी गुट तैयार किया, और वो और कोई नहीं था, वो तालिबान था। फिर आपको इसमें बताना है कि अफगान क्राइसिस इज एन आउटकम ऑफ कोल्ड वॉर राइवलरी। वो कैसे? सीधी बात, पहले अकेला पॉइंट इसका ये है इम्पोर्टेंट कि भैया तालिबान को खड़ा ही यूएसए ने किया था टू काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ यूएसएसआर देयर, है ना, टू हार्नेस द नेशनलिस्ट फीलिंग्स ऑफ द अफगान पीपल, स्पेशली द रीजनल फीलिंग्स ऑफ अफगान पीपल। तो उसके लिए ही इसे खड़ा किया था। और नाउ ठीक है, द स्नेक दैट यू ब्रीड इट इज नाउ बाइटिंग द एंटायर वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं अब, ठीक है, यहाँ देखते हैं कि द कोल्ड वॉर पास्ट वर्ल्ड वॉर टू इन ओके ओके Cold War post World War II in 1945 was marked by multiple wars in different ठीक है arenas of power across the world, which is Afghanistan and Vietnam etc. तो यूएसए का इंटरवेंशन इन वियतनाम, यूएसएसआर का इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। ओ, तो इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से किया है कि यूएसए का इंटरवेंशन इन वियतनाम डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन, यूएसएसआर का भी इसमें डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन था, लेकिन अब देखते हैं। अच्छा, लेकिन इन्होंने कंपेयर ऐसे किया है, अलग अलग सेक्शंस में नहीं किया है कि टू सपोर्ट द साउथ वियतनाम अगेंस्ट द कम्युनिस्ट फोर्सेस, ठीक है, हो ची मिन, वही चीज इन्होंने भी यहाँ पे कोट करी, क्योंकि भैया पता है कि इसमें उतना कंटेंट नहीं होगा। यूज ऑफ केमिकल एंड ट्रेडिशनल वेपनरी, क्योंकि इनका तो हिस्ट्री ऑप्शनल भी था, ये इसलिए इनकी कॉपीज अच्छी है, ठीक है। नेपालन जेली एटसेट्रा एजेंट, ये पता नहीं क्या है। देन फाइट अगेंस्ट लोकल गुरिल्ला मूवमेंट, वही चीजें, एक ही चीज ये साथ में रिपीट हो रही है कि वियत कोंग, वियत मिन,
etc. Ho Chi Minh under Ho Chi Minh. Okay. So Ho Chi Minh supported Chinese arms and supported by Chinese arms and funds, called first televised war in history. Actually, है ना, एक्चुअली फर्स्ट टेलीवाइज्ड वॉर इन हिस्ट्री नॉर्मली ना आप गल्फ वॉर को कहते हैं, कहीं पे भी आप सर्च कर लेना, बाकी पता नहीं है। ठीक है, इन्होंने लिख दिया एंड वॉर, समझ रहे हो, कहीं लग रहा है कि ये रिलेटेड है, कहीं लग रहा है ये रिलेटेड है नहीं, लेकिन फिर भी लिख दिया। एंड वाज मार्क्ड बाय द क्रिटिसिज्म बाय अमेरिकन सिटीजंस, है ना। ओके, तो भैया वहाँ डोमेस्टिक रेजिस्टेंस था एंड क्रिएशन ऑफ हो ची मिन गवर्नमेंट। फिर अब देखो यहाँ पे इनका इंटरवेंशन की अफगान ने एम टू सपोर्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वही चीज यूएसएसआर क्या करेगा, कम्युनिस्ट। ट्रेडिशनल वॉरफेयर वाज यूज्ड बाय द लोकल इनहेबिटेंट्स, ठीक है, लेकिन यूएसएसआर के फोर्सेस तो स्ट्रांग थे भाई। एंड फाइट अगेंस्ट द मुजाहिदीन हु वर ट्रेडिशनल इन अफगानिस्तान, वही चीज मुजाहिदीन फाउंडेड बाय यूएसए, वही चीज इन्होंने की, तालिबान जो है इन्होंने ही खड़ा किया। एंड हैपेंड मच लेटर 1979 ऑनवर्ड्स, ठीक है। एंड अल्टीमेटली, और इम्पोर्टेंट बात है कि ये डेंटेंट के एरा में, जो देतांत युग है ना, जिसे माना जाता है कि कोल्ड वॉर इस टाइम ठंडी थी, तो उस टाइम पे ये शुरू हुआ, ये वॉर इंपॉर्टेंट है। एंड अल्टीमेटली लेड टू द फॉल ऑफ यूएसएसआर, सीधी बात है ना, लेकिन ये उतना वो नहीं है कि इसके एंड की वजह से फॉल हुआ। सिमिलैरिटी क्या है, बोथ और टू एनकरेज द आइडियोलॉजीज, अल्टीमेटली सिमिलैरिटी भी होता है, अल्टीमेटली लेड टू ह्यूमिलेटिंग विड्रॉल एंड ब्रेड ये फंडामेंटलिज्म एंड मीन्स ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। प्रेजेंट अफगान क्राइसिस, राइजिंग तालिबान, हेल्म ऑफ अफेयर, ठीक है, वही चीज है कि आउटकम ऑफ कोल्ड वॉर एरा, इंटरवेंशन ऑफ यूएसएसआर पपेट गवर्नमेंट, उसके खिलाफ यूएसए ने ये खड़ा किया, वही चीजें इन्होंने पॉइंट में लिखी हुई है। ओनली कंसेंट्रेशन ऑन द पावर गेम्स एटसेट्रा, लोकल गवर्नेंस, वही चीज। येट मल्टीपल अदर फैक्टर्स, रोल ऑफ नेबर पाकिस्तान एटसेट्रा, ये इनका अच्छा कंक्लूजन है कि भैया दीज कैन नॉट बी इग्नोर्ड, सीधी बात, समझ रहे हो। So thank you so much. I hope these sessions are helping you in your preparation and in your approach. Thank you so much. Keep commenting, keep giving your feedback, and take care. Bye bye. As always, love you all.